यहाँ पर जो ये वाला बना है, ये जो प्रोजेनी बनी है, ये ऑफस्प्रिंग है। हाँ, ये गैमीट्स थे, यहाँ पर ये गैमीट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं। ठीक है, ये पेरेंट्स का फ्यूजन हुआ, पेरेंट्स के जो गैमीट्स आए वो ये है, और ये आई आपकी, इसको हम बोलेंगे, इस प्रोजेनी का हम एक नाम देंगे। वो नाम क्या होगा? फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी कि पहली जनरेशन, जिसको हम F1 जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है F1 जनरेशन भी ये हम बोलते हैं। तो ये है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी कि पहली प्रोजेनी जो कि हुई है। अब मेंडल ने कहा इससे भी, तो जब इनका फ्यूजन, अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें ये मत समझिए कि प्लांट जो होगा वो बीच की हाइट का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें टॉल भी है, इसमें डॉफ भी है। मेंडल ने जो देखा, मेंडल चौक है, उन्होंने क्या देखा कि ये जो है वो टॉल प्लांट है। ये जो जितने भी ऑफस्प्रिंग बने हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन के, ये सारे के सारे लंबे हैं, जबकि इसमें तो एक डॉफ को हमने क्रॉस करवाया था, एक टॉल को क्रॉस करवाया था, यानी कि गैमीट्स एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था, दोनों मिले तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनना चाहिए था। तो प्लांट को क्या होना चाहिए था? बीच की हाइट का होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ कि प्लांट जो है वो सारे के सारे टॉल निकले? तो मेंडल ने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया, इस जनरेशन के जो भी ऑफस्प्रिंग थे, यानी कि एक ही तो नहीं बना होगा, बहुत सारे बने होंगे प्लांट्स, तो उनको आपस में क्रॉस करवाया। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी सेल्फिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो कि सिबलिंग्स थे उनको ही इन्होंने वापस से क्रॉस करवाया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल टी को क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जो प्लांट है, इनको आपस में हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो बनेंगे। इसके भी क्या है, दो गैमीट्स बनेंगे, एक कैपिटल टी वाला बनेगा, एक स्मॉल टी वाले गैमीट्स बनेंगे। अब हम इनको क्रॉस करवाएंगे। इनको हम सिंपली क्रॉस नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि ये थोड़ा हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो हम इसके लिए एक स्क्वायर का यूज़, उसका यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। तो वो बनता है कुछ इस तरीके से। आरसी पुनेट नाम के एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस स्क्वायर को बनाया था इस काम को आसान करने के लिए। तो उन्होंने क्या, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ बॉक्सेस बना देंगे। बॉक्सेस भी हम गिन के बनाएंगे। दो बॉक्सेस हमने यहाँ पर बनाए हैं। क्यों? क्योंकि दो ही हमारे पास क्या है, गैमीट्स हैं। तो यहाँ पर हम गैमीट्स लिख देंगे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला गैमीट है और यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला गैमीट है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मेल या फीमेल, आप जो जिसको जहाँ पर लिखना है वहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम इनका जो है क्रॉस करवाएंगे। कैसे ये क्रॉस हुए होंगे, जीन्स, ये जो गैमीट्स के अंदर जो ये जीन्स है, ये कैसे आपस में क्रॉस हो रहे हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये और ये, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसको और इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैपिटल, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो चीज़ हमने यहाँ पर की, इसको मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ भी और इसको मल्टीप्लाई कराया इसके साथ भी, सेम चीज़ हम इसके साथ करेंगे। ये वाला जो स्मॉल टी है, इसको कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाएंगे। याद रखिएगा, हम कभी भी ये कैपिटल टी ये नहीं लिखेंगे, स्मॉल टी के बाद कैपिटल टी, ये कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये गलत होता है। जब पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा, तो सबसे पहले बड़ा आ गया कैपिटल टी और उसके बाद आएगा छोटा स्मॉल टी। यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ कि मेंडल ने जब पहली जनरेशन देखी थी, ये है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, तो सारे के सारे टॉल आए, सारे के सारे प्लांट लंबे लंबे दिख रहे। जबकि हमने यहाँ पर कौन से प्लांट्स को क्रॉस करवाया था, एक लंबे प्लांट को और एक छोटे प्लांट को क्रॉस करवाया था, तो सारे प्लांट्स टॉल निकले। और जब हमने इन टॉल सारे जो भी टॉल प्लांट निकले थे उनको क्रॉस करवाया, तो यहाँ पर हुआ चमत्कार। क्या हुआ कि ये वाला जो कैपिटल टी है, ये हो गया लंबा, ये वाला भी हो गया लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी हो गया लंबा, यानी कि तीन जो प्लांट आए वो आ गए लंबे, टॉल। और
एक जो निकला वो निकल गया डॉफ। वो कैसा निकल गया? डॉफ। यानी कि एक पौधा छोटा और 3 लंबे, ये कैसे हो गया? तो मेंडल को ये चीज़ समझ में आ गई कि ये जो जीन्स है ये कहीं नहीं गए हैं। ये मेंडल ने, याद रखिएगा, मेंडल ने को जीन के बारे में कुछ नहीं पता था, उस समय जीन की खोज नहीं हुई थी। तो मेंडल ने क्या किया, इसको नाम दिया फैक्टर। उन्होंने बोला कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह, जो कि है पौधे में कहीं ना कहीं है, उसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर सब टॉल थे, मैंने उनको क्रॉस करवाया, फिर भी एक जो पौधा है वो डॉफ निकला। तो यानी कि वो फैक्टर कहीं ना कहीं है जिसकी वजह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है ये कैरेक्टर्स जा रहे हैं। तो उन्होंने जीन नहीं बोला, उन्होंने बोला फैक्टर। तो अब क्या हो गया कि 3 पौधे इनको लंबे दिखे और एक पौधा छोटा दिखा, लेकिन यहाँ पर इसको, ये वाला जो है कि 3 लंबे हैं और छोटा, इन्होंने रेशियोज के फॉर्म में जो है अपने कंक्लूजन को लिखा। ये सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया, फिर उन्होंने कंक्लूजन लिखा। तो ये वाला जो हमने अभी पढ़ा कि जो ये वाले थे फर्स्ट फीलियल जनरेशन, उनको क्रॉस करवाया, उनको क्रॉस करने के बाद जो जनरेशन निकली वो कौन सी जनरेशन होगी? दूसरा उनकी जनरेशन निकलेगी। तो इस वाले को हम बोलेंगे सेकेंड फीलियल जनरेशन या फिर F2 जनरेशन। इस वाले को जो हमने दोबारा सेल्फिंग करवाई, यहाँ पर फर्स्ट फीलियल जनरेशन की सेल्फिंग के बाद जो जनरेशन आई उसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन, यानी कि सेकेंड फीलियल जनरेशन। तो ये इसमें क्या आया, अब कंक्लूजन उन्होंने कैसे लिखा मेंडल ने? तो उन्होंने रेशियोज की फॉर्म में जो है अपना कंक्लूजन लिखा। तो उन्होंने सबसे पहला दिया फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? बड़ी भारी भरकम चीज़ नहीं है, भारी भरकम चीज़। फिनोटिपिक का मतलब है कि दिख कैसा रहा है, बाहर कैसे दिख रहे हैं। आपने देखा होगा कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, तो बाहर कैसा दिख रहा है उसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। तो वो क्या है? 3:1। अब ये 3:1 कैसे आया? क्योंकि 3 पौधे हमको दिखे लंबे और एक जो पौधा दिखा वो है छोटा, तो ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो। दूसरा जो इन्होंने अपना कंक्लूजन कैसे लिखा, वो लिखा जीनोटिपिक रेशियो। अब कोई बाहर से सुंदर है, कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है या फिर सुंदर है दिखने में, सफ़ेद है, गोरा है, ये तो बाहर से दिख गया, लेकिन वो अंदर से कैसा है ये भी तो पता होना चाहिए। तो अंदर से पता करने के लिए जो है उन्होंने दिया जीनोटिपिक रेशियो, यानी कि जेनेटिक मेकअप क्या है, अंदर जीन्स का जो खेल चल रहा है वो क्या चल रहा है अंदर, उसके अंदर जो जीन है, बाहर से तो वो लंबा दिख रहा है लेकिन अंदर जो है उसके अंदर जीन है क्या, तो वो चीज़ दिखाने के लिए उन्होंने दिया जीनोटिपिक रेशियो। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैपिटल टी है, एक जैसा है, दोनों कैपिटल है, तो इसको हम लिख देंगे 1। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं 2, एक इधर है और एक इधर है, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी और ये दूसरा वाला भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम ये दोनों सेम है तो हम इसको लिख देंगे 2। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्मॉल टी वाला सिर्फ एक ही है, तो उसको हम फिर क्या लिख देंगे 1। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ सीखेंगे, जब भी ये 2 चीज़ यानी कि यहाँ पर भी कैपिटल टी होगा या फिर यहाँ पर स्मॉल टी होगा, तो ये वाली जो कंडीशन होगी इसको बोलेंगे हम होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि ये जो जीन क्रोमोसोम में दोनों जीन जो हैं वो सेम है, एक जैसे है, ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, या फिर ये भी स्मॉल टी है और ये भी स्मॉल टी है, दोनों जब जीन्स दोनों क्रोमोसोम में जब दोनों जीन सेम होंगे तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम होमोजाइगस कंडीशन। होमो वर्ड का मतलब ही होता है सेम होता है, होमो वर्ड का मतलब ही होता है सेम। तो यानी कि दोनों ही क्रोमोसोम में सेम जीन हो तो हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। इसी का जो है
दूसरा भाई होता है, उसको बोलते हैं हम हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरो वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है डिफरेंट, अलग। तो यानी कि जब दोनों क्रोमोसोम में दोनों जीन अलग अलग हो, एक मान लीजिए कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है होमोजाइगस कंडीशन, ये वाली भी है होमोजाइगस कंडीशन। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। जहाँ पर दोनों कैपिटल लेटर्स में दिखे वो, या फिर स्मॉल लेटर्स में दिखे दोनों, तो वो समझ लीजिए होमोजाइगस है, सेम सेम है। जहाँ पर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, उसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी कि एक अलग है और दूसरा अलग है, तो वो हो गया हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये जो हमने अभी तक पढ़ा कि ये जो यहाँ पर हमने एक ही कैरेक्टर लिया, उसी कैरेक्टर को हमने एक ही कैरेक्टर को लेकर हमने जो है एक्सपेरिमेंट जो भी ये परफॉर्म किया, यानी कि टॉल वाले प्लांट को डॉव वाले प्लांट के साथ क्रॉस करवाया, वो ये जो इसकी फर्स्ट फीलियल जनरेशन आई, सेकेंड फीलियल जनरेशन आई, इस सबको जो हमने करवाया इसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या है? मोनो वर्ड का मतलब होता है एक, और हाइब्रिड आप समझ लीजिए कैरेक्टर, यानी कि हमने सिर्फ हाइब्रिड मतलब होता है एक तरीके से मिक्सचर, दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर जो है। यहाँ पर मोनो वर्ड यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया है। कौन सा? स्टेम की हाइट, एक ही कैरेक्टर लिया है। उसमें जो ट्रेड्स थे, ये टॉल और ये डॉव वाला जो ट्रेड्स थे, उनको हमने क्रॉस करवाया, हाइब्रिड और क्रॉस, ये आ गया मोनो, यानी कि एक कैरेक्टर का हाइब्रिड, यानी हाइब्रिड क्रॉस कर, हाइब्रिड बनाया क्रॉस करवा के। हाइब्रिड माने ये जो आया कैपिटल टी स्मॉल टी जो ये आया, या फिर यहाँ पर जो ये आए, ये सारे हैं हाइब्रिड्स। तो ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसी तरीके से उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस का हमने जो फेलियर है वो क्या पढ़ा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें हमने देखा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो जा रहा था। अब उसी का दूसरा भाई समझ लीजिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, वो है को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता था कि जो F1 जनरेशन है वो दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करती थी, यानी कि वो कुछ अलग ही कैरेक्टर शो करती थी। ना वो अपने मम्मी जैसे दिखता था, नहीं वो अपने पापा जैसे दिखता था, वो कुछ अलग ही दिखता था F1 जनरेशन। यहाँ पर क्या होता है कि जो F1 जनरेशन होती है वो दोनों पेरेंट्स के जैसे दिखती है। कैसे? वो हम देखेंगे इसमें को डोमिनेंस में। को डोमिनेंस में क्या होता है? को का मतलब होता है साथ में, जैसे आपने सुना होगा को स्टार्स किसी मूवी में, तो वैसा ही है को डोमिनेंस। को मतलब साथ में, डोमिनेंस यानी कि एक साथ शो कर, यानी कि यहाँ पर जो दो ट्रेड्स होंगे वो साथ में डोमिनेंस शो करेंगे। इसका एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस। आपको पता ही होगा ह्यूमंस, हम ह्यूमंस में क्या होता है, ब्लड ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से? AB और O, 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक, तो ये जो होते हैं ब्लड ग्रुप्स होते हैं। हमारे शरीर में इन ब्लड ग्रुप्स के लिए कौन सा जीन होता है? आई जीन। उस जीन को हम बोलते हैं आई जीन। ये जीन जो होता है वो कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, वो सारी चीज़ें जो है वो आई जीन करता है। आई जीन का हम ह्यूमन, सारे ह्यूमंस में, हम सारे ह्यूमंस में आई जीन के अलील्स पाए जाते हैं, अलग अलग अलील्स। वो अलील्स कौन से हैं? सबसे पहला अलील होता है IA, दूसरा अलील होता है IB, और तीसरा जो अलील होता है वो होता है IO, या फिर इस IO को हम स्मॉल आई से भी डिनोट करते हैं। अब देखने से आपको पता चल ही गया होगा, IA और IB जो होते हैं वो होते हैं डोमिनेंट, और जो IO या फिर स्मॉल आई होता है ये होता है रेसेसिव। ठीक,
क्या होता है, जो IA होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्रुप A के लिए। IB जो होता है ये होता है ब्लड ग्रुप B, और IO यानी कि स्मॉल i ये क्या होता है, ब्लड ग्रुप O के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक पेरेंट है, मान लीजिए आपकी मम्मी का जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पे, तो इसमें हमने मान लीजिए आपकी मम्मी है फीमेल, उनका क्या है ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप मान लीजिए उनका A है, क्या लिखेंगे IA। क्यों? क्योंकि 2 क्रोमोसोम होते, पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक, तो इसलिए हम IA लिखेंगे। फिर मान लीजिए आपके जो पापा हैं उनका ब्लड ग्रुप है B, IB। क्यों लिखा IB? क्योंकि 2 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर में क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए IB लिखा। अब हम क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवाया, यहाँ पर क्या है IA IB, यहाँ पर क्रॉस करवाया, क्या है IA IB, क्या आ रहा है, बार बार IA IB आ रहा है सारे, यानी कि आप में, मान लीजिए ये आप है और आप में क्या आया, ये IA IB। अब सोचिए आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था कि जो भी डोमिनेंट ट्रेट होगा वो रेसेसिव वाले को दबा देगा। यहाँ पर ये दोनों जो हमने लिए हैं वो दोनों ही डोमिनेंट है। अब क्या होगा, जब दोनों ही डोमिनेंट है तो क्या होगा, इनके बीच में झगड़ा होगा। क्या होगा कि ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो क्या IA IB के साथ लड़ाई करके उसको दबा देगा, या फिर IB जो है IA के साथ लड़ाई करके उसको दबा देगा, क्या होगा। तो ये दोनों बहुत अच्छे हैं, ये लड़ाई नहीं करते, ये कहते हैं हम दोनों रहेंगे मिलजुल के भाई बहन की तरह। तो ये क्या करते हैं, दोनों साथ में शो हो जाते हैं। IA IB में क्या होगा, ब्लड ग्रुप आएगा AB ब्लड ग्रुप, ना ही A ब्लड ग्रुप आएगा ना ही B ब्लड ग्रुप आएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, AB ब्लड ग्रुप। इसीलिए हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, A B AB और O ब्लड ग्रुप। तो जीन के जो अलील्स हैं हमारे पास सारे ह्यूमंस में जो पाए जाते हैं वो 3 ही पाए जाते हैं, IA IB IO या फिर स्मॉल i, ये ही पाए जाते हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप कितने पाए जाते हैं, 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी IA और IB साथ में होंगे तो ये क्या करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, साथ में रहेंगे, एक साथ शो होंगे। यानी कि को डोमिनेंस के अकॉर्डिंग दोनों ही जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स हैं वो एक साथ शो होंगे, और जो दोनों पेरेंट्स होंगे उनको शो वो उनके जैसा ही वो दिखेगा, ना ही वो इस पेरेंट के जैसा, वो इस पेरेंट के भी जैसे दिखेगा और वो इस पेरेंट के जैसा भी वो ट्रेट दिखेगा। किसमें, F1 जनरेशन में। यानी कि अगर आपकी मम्मी का ब्लड ग्रुप A है, IA को क्या बोलेंगे, A ब्लड ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे, A ब्लड ग्रुप। और जो आपके पापा का मान लीजिए ब्लड ग्रुप है B, तो IB को हम क्या लिखेंगे, B ब्लड ग्रुप। अगर आपकी मम्मी का ब्लड ग्रुप A है, पापा का B है, तो क्या होगा कि जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी होता है, कभी कभी ट्विस्ट कैसा होता है कि अगर मान लीजिए एक अलील है, मान लीजिए कि आपकी मम्मी का ब्लड ग्रुप A है, ठीक, तो A ब्लड ग्रुप इस केस में भी शो होगा और इस केस में भी शो होगा। यानी कि एक अलील कैसा है, IA यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन दोनों में ही क्या होगा, A ब्लड ग्रुप शो होगा। यानी कि अगर IA और IO है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, IA और स्मॉल i,
अगर ऐसा होगा तो भी ए ब्लड ग्रुप होगा, अगर IA होगा तो भी ए ब्लड ग्रुप ही शो होगा। अगर IB है तो बी ब्लड ग्रुप होगा, और अगर IB या फिर स्मॉल आई, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं IB और IO, अगर ऐसा होगा तो भी बी ब्लड ग्रुप होगा। इन दोनों केस में ए ब्लड ग्रुप और इन दोनों केस में बी ब्लड ग्रुप। जब IO और IO होगा, या फिर आप इसको स्मॉल आई भी लिख सकते हैं, तो तब होगा O ब्लड ग्रुप। यानी कि O ब्लड ग्रुप सिर्फ तब शो होगा जब IO साथ में होगा, या फिर आप इसे स्मॉल आई भी लिख सकते हैं। जब ये साथ में होंगे तभी O ब्लड ग्रुप शो होगा। ए ब्लड ग्रुप दो केसेस में शो होगा, IA IO। यहाँ पर क्यों हुआ ऐसा, आप सोच रहे होंगे कि जब ए और बी थे साथ में तो इनको भी ये जब दोनों ने मिलके जो है ए बी ब्लड ग्रुप बनाया, IA और IB ने मिलकर क्या बनाया, ए बी ब्लड ग्रुप बनाया, तो यहाँ पर जो है ये AO ब्लड ग्रुप क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो IA और IB है ये डोमिनेंट ट्रेट्स है, और जो I है वो रेसेसिव ट्रेट है। इसलिए जो है इस A ने यहाँ पर इस O, ये जो स्मॉल I है इसको दबा दिया और खुद शो हो गया A ब्लड ग्रुप। यहाँ पर डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस शो हो रहा है। बी वाले केस में भी सेम हुआ। बी वाला जो है अलील, ये कैसा है, डोमिनेंट है, और ये जो I है स्मॉल I, या फिर इसको हम IO भी बोलते हैं, इसमें क्या हुआ कि जो ये बी वाला है इसने इस स्मॉल I या फिर IO को दबा दिया। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट था IB वाला, और IO कैसा था, रेसेसिव था, तो उसने उसको दबा दिया और क्या शो हो गया, बी ब्लड ग्रुप। O ब्लड ग्रुप सिर्फ तब शो होगा जब IO वाला केस होगा, और AB ब्लड ग्रुप कब शो होगा, जब IA और IB होगा, तभी क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप शो होगा। और यही एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, कि किस तरीके से दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स साथ में एक साथ अपीयर होते हैं, ना कि एक दूसरे से ऐसे लड़ते नहीं है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, और F1 जनरेशन में दोनों ही शो हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पर, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ। ये क्या है, तो मेंडल ने इतना सारा काम किया, और कब मैंने आपको बताया था कि 1856 से लेकर 1863 इन 7 सालों में मेंडल ने स्पाइसम सटाइवम पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। आज हम जो कह रहे हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इतने इजीली से सब समझ रहे हैं, और क्या कहते हैं, बहुत सारे लॉज हम मेंडल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, अलग अलग डिस्कवरीज कर रहे हैं। लेकिन उस समय 1865 मीन्स जो 1856 से लेकर 63 का बीच का जो ये साल इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या इनके लिए भी ये सब इतना आसान था? बिल्कुल भी नहीं। जिस चीज़ को समझने में हमने सिर्फ कुछ आधा या 1 घंटा लगाया, उन्होंने इस चीज़ को समझने के लिए पूरे 7 साल लगाए। और उन्होंने जब ये काम किया, अपना पूरा एक्सपेरिमेंट्स जब इन्होंने परफॉर्म किए, रिजल्ट्स निकाले, कंक्लूजन निकाले, ये सब करने के बाद इन्होंने एक मैगजीन हुआ करती थी उस समय साइंस से रिलेटेड, आई थिंक नेचुरे नाम का कुछ इस तरीके से नाम हुआ करता था उसका। उसमें उन्होंने 1865 ईयर में क्या किया, अपना वर्क पब्लिश किया। अब इन्होंने जब वर्क पब्लिश किया, तो एक तो जो जिस मैगजीन में उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया वो इतनी फेमस नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा कम फेमस थी। फिर भी गिने चुने जिन लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा, स्टडी किया, उन्होंने कहा कि मेंडल तो पागल है। उन्होंने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को मिक्स कर रखा है, जबकि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी बिल्कुल अलग फील्ड है।
उन्होंने, आपने देखा होगा जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो हमने उसमें रेशियोज का इस्तेमाल किया था, स्टैटिक्स का इस्तेमाल किया था, जो कि मैथमेटिक्स के अंदर आता है। उस समय, उस जमाने में जो है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी बिल्कुल एकदम डिफरेंट ब्रांच थी, और कोई भी उस समय इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था कि स्टैटिक्स और बायोलॉजी को कैसे मिक्स कर दिया, और ये किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स है, ये जीन क्या है, ये फैक्टर क्या है। लोगों के उस समय कुछ समझ में नहीं आया। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बोला कि मेंडल तो पागल है, कुछ भी कर रहे हैं। इस तरीके से मेंडल का जो काम है वो छुपा रह गया, इतनी बड़ी डिस्कवरी छुपी रह गई। फिर इन द ईयर 1900 में, 1900 में, यानी कि 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस और वॉन सेशरमार्क। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेंडल का जो है ऐसे ही धूल मिट्टी में कहीं पढ़ा हुआ था मेंडल का काम, और इन्होंने इसी तरीके से पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे ये, और इन्होंने जो है वो मैगजीन निकाली जिसमें कि मेंडल का काम छपा हुआ था। इन्होंने वो जर्नल निकाला और उन्होंने देखा कि ये तो कुछ अलग ही है, ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो इन्होंने क्या किया, मेंडल ने जो जो एक्सपेरिमेंट किए, जैसे जैसे किए, इन्होंने सेम उसी तरीके से पी प्लांट पे ही वो सेम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, अलग अलग इंडिपेंडेंटली। मेंडल ने जितना काम किया सारा इन्होंने दोबारा परफॉर्म किया। कमाल की बात ये हुई कि इन द ईयर 1900 माइक्रोस्कोप्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो गए थे, मीन्स काफ़ी अच्छे लेवल पर माइक्रोस्कोप्स डेवलप हो गए थे, जिस वजह से क्या हुआ कि हम सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो जीन था, जो डीएनए थे, उन सबको इजीली मीन्स ऑब्जर्व कर सकते थे, देख सकते थे। ये उस समय की बहुत अच्छी एडवांटेज थी जो कि इनके काम आई। तो इन्होंने कहा कि मेंडल ने जो जो काम किया है वो एकदम करेक्ट है, और विदाउट एनी क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप के बिना कि कोई चीज़ अंदर देखे, उन्होंने इतनी बढ़िया जो है कंक्लूजन्स निकाले, रिजल्ट्स निकाले, और इस तरीके से इन द ईयर 1900 रीडिस्कवरी हुई मेंडल के लॉज की बाय ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस एंड वॉन सेशरमार्क। और यहीं पर डिस्कवरी हुई सबसे पहले क्रोमोसोम्स की, हमको सबसे पहले पता चला क्रोमोसोम्स के बारे में। पढ़ने वाले हैं मल्टीपल एलीलिज्म के बारे में, और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक्स में होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमने सब कुछ पढ़ा कि मेंडल ने किस तरीके से पाइसम सटाइवम पर एक्सपेरिमेंट्स किए, यानी कि पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट्स किए, क्यों उन्होंने पी प्लांट को चुना, कौन कौन से ट्रेट्स उन्होंने चुने, उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, उसके बेसिस पर उन्होंने 3 लॉज दिए, जो लॉज हमने पढ़ दिए। अब हम ये उसमें हमने ये भी पढ़ा कि बाद में जब मेंडल की जो डिस्कवरी की मेंडल ने, उस पर जब और सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो कुछ प्लांट्स में उनके लॉस फेल हो रहे थे। उसका एग्जांपल था जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें। तो अब हम कुछ और चीज़ें जेनेटिक्स में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे मल्टीपल एलीलिज्म। वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, 1 से 2 या 2 से ज़्यादा, और एलीलिज्म का मतलब हो गया अलील्स। अलील्स मैंने आपको क्या बोला था कि सेम कैरेक्टर के जीन के लिए अलग अलग फॉर्म्स, मतलब कि जैसे हाइट है, हाइट हमने एक कैरेक्टर लिया, उसके लिए अलग अलग अलील्स थे। जैसे टॉल के लिए अलग अलील्स थे, टॉल के लिए क्या थे, कैपिटल टी, फिर डॉफ के लिए क्या थे, स्मॉल टी। तो इस तरीके से ये क्या है, अलील्स है। सेम फॉर्म जो जीन है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स आर अलील्स, उसकी ऑल्टरनेट फॉर्म्स क्या होती है, अलील्स होती है। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए 1 से ज़्यादा अलील्स होते हैं, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसका एग्जाम्पल होता है ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, वो क्या था, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या था कि 2 हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट्स थे, और तीसरा क्या था, रेसेसिव था, यानी कि 3 हमारे पास अलग अलग अलील्स थे। यहाँ पर सेम जीन के लिए जीन क्या डिसाइड कर रहा है, ब्लड ग्रुप डिसाइड कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो अलील्स है वो क्या है, अलग अलग है। एक A वाला अलील है, एक B वाला अलील है, और एक O के लिए जो है अलील्स होते हैं। तो ये एग्जाम्पल होता है मल्टीपल अलीलिज्म। तो मेंडल proposed that each gene has
टू कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स दैट इज अलील्स। उन्होंने क्या बोला था कि एक जीन के लिए क्या होंगी, दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स होंगी, जिनको हमने क्या नाम दिया, अलील्स। कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स का मतलब अपोजिट, जैसे एक टॉल के लिए होगा तो दूसरा डोफ के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक टॉल के लिए है तो दूसरा इंटरमीडिएट टॉल के लिए होगा, ऐसा नहीं होगा। एक टॉल के लिए होगा तो एक डॉफ के लिए होगा, एक राउंड सीड के लिए होगा तो एक रिंकल सीड के लिए होगा, एक वायलेट फ्लावर के लिए होगा तो एक वाइट फ्लावर के लिए होगा। तो ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग जो है वो होंगे अलील्स, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन के लिए। एक जीन कहने का मतलब है कि जो कि एक ही कैरेक्टर डिसाइड करता हो, या तो हाइट, या तो कलर, या तो शेप, कुछ इस तरीके से। लेकिन बट देयर आर सम जीन्स विच आर हैविंग मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स। लेकिन कुछ ऐसे जीन्स हैं जिनके कि दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स हमको मिले। प्रेजेंस ऑफ टू more than two alleles for a gene is known as multiple allelism, और इसको ही हम मल्टीपल allelism कहते हैं, जिसमें क्या होता है, सेम जीन के लिए अलग अलग ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। इसका एग्जांपल होता है ABO ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें क्या होता है IA होता है A वाले के लिए, IB हो गया, B वाले के लिए, O के लिए क्या होता है स्मॉल I या फिर IO। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पिलियोट्रॉपी। पिलियोट्रॉपी में क्या होता है, देखिए हमने क्या बोला कि एक जीन होगा वो एक ही कैरेक्टर शो करेगा, लेकिन पिलियोट्रॉपी में होता है चमत्कार। यहाँ पर क्या होता है कि सेम जीन अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग एक तरीके से इफेक्ट शो करता है। वैसे में हमने क्या बोला कि एक जीन सिर्फ एक इफेक्ट शो करेगा, अगर वो टॉलनेस का है तो वो मीन्स अगर हाइट का है तो सिर्फ हाइट से रिलेटेड काम करेगा, अगर वो क्या वो कहते हैं उसे कलर के लिए है तो कलर का ही जो है वो इफेक्ट शो करेगा। लेकिन पिलियोट्रॉपी में हमने देखा कि एक जीन अलग अलग इफेक्ट्स को शो कर रहा है। इसका एग्जाम्पल होता है फिनाइलकीटोनुरिया, ये एक तरीके की डिजीज होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। सिकल सेल एनीमिया, ये भी एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। दूसरा होता है स्टार्च सिंथेसिस इन द पी में स्टार्च सिंथेसिस। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, स्टार्च सिंथेसिस वाला। स्टार्च सिंथेसिस में क्या होता है कि जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम नाम देते हैं बी। ये बी एलील्स होते हैं, कैपिटल बी फॉर द डोमिनेंट कैरेक्टर, कैपिटल बी स्मॉल बी एक तरीके से इंटरमीडिएट, और स्मॉल बी क्या होता है रिसेसिव कैरेक्टर के लिए होता है। कैपिटल बी जिस भी सीड में होगा, पी में जिस भी पी में होगा, जिस भी मटर के दाने में होगा, उसके अंदर जो स्टार्च का अमाउंट होगा वो हाई होगा, जो सीड होगा उसका शेप राउंड होगा। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो शेप है उसके लिए अलग था, जो भी उसके लिए कलर था वो अलग था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टार्च का सिंथेसिस भी एक ही जीन कर रहा है, और जो सीड का शेप होगा वो भी एक ही जीन कर रहा है, यानी कि एक जीन यहाँ पर दो काम कर रहा है एक साथ। जो इंटरमीडिएट वाला होगा इसमें क्या होता है कि एक तरीके से मीडियम जो है लेवल का स्टार्च इसमें होता है, और क्या कहते हैं सीड भी थोड़ा छोटा इसमें होता है, बीच का एक तरीके से आप समझ लीजिए। और जिसमें स्मॉल बी वाला एलील्स होंगे उसमें क्या होता है कि सीड जो होता है रिंकल्ड होता है, और उसके अंदर जो स्टार्च होता है वो भी कम होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सेम जीन दो अलग अलग इफेक्ट्स को शो कर रहा है, एक डिसाइडिंग द शेप ऑफ द सीड एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ स्टार्च विल बी प्रेजेंट इन दैट सीड। ये दो कैरेक्टर्स जो है ये डिसाइड कर रहा है कि कितना स्टार्च इसमें होगा, और दूसरा क्या सीड का शेप क्या होगा। तो ये होती है पिलियोट्रॉपी, जिसमें कि क्या होता है वो दो या दो से ज़्यादा इफेक्ट्स को शो करता है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम से समझते पहले ये होता क्या है। पॉली वर्ड का मतलब होता है बहुत सारे, मल्टीपल। जेनिक मतलब यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है जीन्स के लिए, मीन्स ये इस्तेमाल हो रहा है, तो यानी कि बहुत सारे यहाँ पर जीन्स होंगे। इनहेरिटेंस का मतलब होता क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट्स, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर बहुत सारे जो जीन्स हैं वो एक ट्रेट का ट्रांसमिशन करने में हेल्प करेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि
एक वहाँ पर क्या हो रहा था, प्लियोट्रॉपी में एक जीन जो है वो मल्टीपल इफेक्ट शो कर रहा था। यहाँ पर एक जो बहुत सारे जीन्स हैं, बहुत सारे जीन्स, ठीक उल्टा है यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जीन्स सिर्फ एक इफेक्ट को शो करेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ह्यूमंस में जो स्किन कलर होता है। ह्यूमंस में आप देखते होंगे स्किन कलर पूरा एक स्केल होता है। आपने बहुत सारे टेलीविजन एड्स देखे होंगे, एडवर्टीजमेंट्स, उसमें क्या होता है कि दिखाया जाता है, जो फेयरनेस क्रीम्स होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक रेटिंग स्केल टाइप का होता है। तो उसमें क्या अलग अलग शेड्स दिखाए जाते हैं कि इस शेड के लोग हैं तो वो जैसे जाता है। तो वो ही चीज़ है इसमें। आपने देखो होंगे बहुत तरीके के स्किन कलर्स होते हैं। जैसे आपने अफ्रीका साइड देखे होंगे तो उनका जो स्किन का कलर होता है वो डार्क होता है। फिर आप यहाँ एशिया साइड आ जाइए, यहाँ पे कैसा होता है, व्हीटिश कलर होता है, थोड़ा गेहुआ रंग लोगों का होता है। फिर आप थोड़ा और उधर चले जाइए यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर लोग एकदम फेयर स्किन के होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्किन कलर्स हमको देखने को मिलते हैं। कोई कम जो है डार्क होता है, कोई बहुत ज़्यादा डार्क होता है, कोई फेयर होता है, जो कोई बहुत ज़्यादा फेयर होता है। तो इस तरीके के क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के स्किन कलर्स होते हैं। तो ये जो स्किन कलर्स है इनको कंट्रोल करना का जो काम होता है वो बहुत सारे जीन्स एक साथ मिलकर ये काम करते हैं। इसका और एक एग्जांपल होता है जैसे कि हाइट। आपने हाइट देखी होगी कि दो लोगों की हाइट कभी मैच नहीं करेगी। सेंटीमीटर्स में अंतर आएगा, 1 या 2 सेंटीमीटर में, लेकिन अंतर आता है। इवन पेरेंट और चिल्ड्रन में भी अंतर ये आ जाता है। सिबलिंग्स में, ट्विंस में भी कभी कभी ये ट्विंस में भी आता है ये वाला हाइट का डिफरेंस। तो हाइट को भी जो है बहुत सारे जीन्स, मल्टीपल जीन्स जो है एक साथ कंट्रोल करते हैं। तो वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर जीन्स। दो या दो से ज़्यादा जीन्स क्या करते हैं, एक ही ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। इसका एग्जांपल होता है ह्यूमन स्किन कलर और हाइट इन ह्यूमंस वगैरह। एक इसका और एग्जांपल होता है वीट का जो कर्नल होता है, बाहर का गेहूँ का जो बाहर का होता है ना छिलका, एक तरीके से वो छिलके का जो कलर होता है उसको भी बहुत सारे जीन्स एक साथ कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स जो है उसमें क्या होता है, 2 जीन्स होंगे। ये 2 जीन्स क्या होंगे, डोमिनेंट फॉर्म में होंगे और दोनों के दोनों अलील्स नहीं होंगे। अलील्स का मतलब मैंने आपको समझाया था कि सेम जीन की अल्टरनेट फॉर्म्स। यहाँ पर क्या होगा कि एक जो अलील है वो अलग जीन का होगा, दूसरा जो अलील है वो अलग जीन्स का होगा। लेकिन ये अलग अलग जीन्स के जो अलील्स हैं इनको हम बोलते हैं नॉन अलीलिक जीन्स। ये क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे। और कैसे फॉर्म में करेंगे, हमेशा डोमिनेंट फॉर्म में काम करेंगे, कभी भी रेसेसिव फॉर्म में काम नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि ये जो 2 नॉन अलीलिक जीन्स होते हैं ये साथ में काम करते हैं और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या एक स्पेसिफिक ट्रेट को शो करते हैं। अगर एक भी जो है जीन चला गया, वो अपना काम नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं नहीं कर रहा अपना काम, तो अगर उसने अपनी जॉब छोड़ दी और काम नहीं किया तो वो स्पेसिफिक ट्रेट शो नहीं होगा, चाहे दूसरा ट्रेट है या दूसरा जीन है या नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स आर 2 पेयर्स ऑफ नॉन अलीलिक डोमिनेंट जीन्स, यानी कि 2 अलील्स होंगे, ये 2 अलील्स होंगे और ये जो 2 अलील्स होंगे ये एक ही जीन के नहीं होंगे, अलग अलग जीन्स के होंगे। नॉन अलीलिक जीन्स, नॉन अलीलिक जीन्स मीन्स दोनों जो होंगे वो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक। तो इनका एक पैर होगा और वो साथ में क्या करेंगे, इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस ओनली वन फिनोटिपिक डोमिनेंट ट्रेट। वन फिनोटिपिक यानी कि एक स्पेसिफिक फिनोटिपिक ट्रेट ये शो करेंगे, बट नीदर ऑफ देम प्रोड्यूसेस द ट्रेट इन द एब्सेंस ऑफ द अदर। और ये जो ट्रेट, स्पेसिफिक ट्रेट शो हो रहा है, ये ट्रेट किसी भी एक की एब्सेंस में कभी भी शो नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल होता है फ्लावर कलर इन लैथाइरस ओडोरेटस। लैथाइरस ओडोरेटस होता है स्वीट पी। तो इसमें क्या होता है कि फ्लावर का कलर, इसमें फ्लावर का कलर जो आता है वो आता है पर्पल कलर। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना कौन सा चाहिए था, पी वाला होना चाहिए था, पी होना चाहिए था, डोमिनेंट कैपिटल पी और स्मॉल पी रेसेसिव होना चाहिए था जो पर्पल कलर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरा
जो है अलील आ जाता है, उसको कहते हैं हम सी। ये सी क्या होता है, तभी ये सी और ये पी दोनों डोमिनेंट फॉर्म एक साथ काम करते हैं। ये कैपिटल सी होगा, कैपिटल पी होगा, या फिर कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल पी स्मॉल पी, इस फॉर्म में ही। तो लेथाइरस ओडोरेटस में क्या होता है, फ्लावर का जो कलर होता है वो होता है पर्पल। तो पर्पल के लिए हमने क्या देखा था कि क्या होगा, डोमिनेंट होगा तो कैपिटल पी, रेसेसिव होगा तो स्मॉल पी, ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक अलग अलील आता है, उसको नाम देते हैं सी नाम का एक अलील आता है। और जब कैपिटल सी और कैपिटल पी होगा, ये कंडीशन होगी, सिर्फ तब पर्पल कलर शो होगा, वरना पर्पल कलर शो नहीं होगा। अगर इसमें सी नहीं होगा या फिर पी नहीं होगा, और याद रखिएगा कि ये हमेशा डोमिनेंट फॉर्म में होता है। कभी भी अगर ये रेसेसिव फॉर्म में चला गया, यानी कि अगर ये कुछ ऐसा हो स्मॉल सी और कैपिटल पी, तो भी पर्पल कलर शो नहीं होगा। अगर ये ऐसा हो कैपिटल सी स्मॉल पी, तो भी जो है कैरेक्टर पर्पल कलर वाला शो नहीं होगा। शो सिर्फ तब होगा जब ये सी भी कैपिटल में हो और ये पी भी कैपिटल में हो, यानी कि इकलौता ये पी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा पर्पल कलर शो करने के लिए, इसको सी की ज़रूरत है। जब सी वाला होगा तभी जो है पर्पल कलर शो होगा लेथाइरस ओडोरेटस प्लांट के फ्लावर में। अगर मान लीजिए कि सी नहीं है तो कौन सा कलर शो होगा, तो जो फ्लावर का कलर होता है वो वाइट ही रह जाता है। लेकिन पर्पल कलर शो होने के लिए ये दो जीन्स रहने बहुत ज़रूरी है। और कैसे होते हैं ये, नॉन अलीलिक है। आप देख रहे होंगे हम जब भी कोई भी कलर या जो भी होता था, जैसे हमने टॉलनेस के लिए देखा तो क्या चाहिए था, कैपिटल टी चाहिए था, टॉलनेस शो हो जाती थी। डॉफनेस के लिए क्या होता था, स्मॉल टी लिखो, स्मॉल टी होगा तो प्लांट डॉफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ कैपिटल पी अकेला पर्पल कलर शो नहीं कर पाता, उसको कैपिटल सी चाहिए और हमेशा डोमिनेंट फॉर्म में चाहिए। एक भी अगर एब्सेंट हुआ तो कलर, जो फ्लावर का कलर है वो कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। अब ये जो हुआ रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल्स लॉज, ये रीडिस्कवरी होने के बाद मेंडल के जो ये फील्ड नया निकला था जेनेटिक्स, इसमें और भी साइंटिस्ट जो है और भी बायोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए कि ये फील्ड क्या है, इसमें कैसे ट्रांसमिशन वगैरह होता है, जो भी कैरेक्टर्स हैं। तो मेंडल के इस काम के को आगे एक तरीके से ले जाया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज निकाली, तो उनमें से एक थ्योरी हम पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसमें से एक थ्योरी क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो दी थी थियोडोर बोवरी और वॉल्टर शटन ने। किसने दी थी, वॉल्टर शटन एंड थियोडोर बोवरी। साथ में हम इनको बोलते हैं सटन एंड बोवरी, भी इनका नाम साथ में भी लिया जाता है। सटन एंड बोवरी ने क्या दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी इन द ईयर 1902 में इन्होंने क्या दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इस थ्योरी के कुछ तो पॉस्टुलेट्स होंगे, कुछ तो कहा गया होगा इस थ्योरी में। तो इस थ्योरी में कहा गया कि ऑल द हेरिडिटरी फैक्टर्स मस्ट बी कैरिड बाय द न्यूक्लियर मटीरियल, यानी कि जो भी सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो भी न्यूक्लियर मटीरियल है, उसके द्वारा ही सारे के सारे हेरिडिटरी फैक्टर्स, एक तरीके से समझ लीजिए कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स आते हैं, चाहे हाइट है, कलर है, जो भी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर्स जो है ये ही कैरी करते हैं। ये न्यूक्लियर मटीरियल जो है, ऐसा समझ लीजिए कि वो इस न्यूक्लियर मटीरियल में ही हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर इसमें होती है, ये इन्होंने कहा। दूसरा इन्होंने कहा कि ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मस्ट बी विद स्पर्म्स एंड एग सेल्स। इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, न्यूक्लियर, हमारे अंदर जो भी न्यूक्लियर मटीरियल है
वो तो उसके अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन हमारी फीड है कि हमारे बालों का कलर कैसे होगा, हमारे बालों का शेप कैसे होगा, कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, या फिर हमारी आईज कैसे होंगी, हमारी टंग वैसी होगी, या फिर हमारे जो ईयर है वो कैसे होंगे, स्किन का कलर क्या होगा, ये सारा जो है न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर इंफॉर्मेशन है। लेकिन हमारी जो प्रोजेनी है, हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स है, उसमें ये कैरेक्टर्स कैसे जा रहे हैं, ये चीज़ जो है उन्होंने इस थ्योरी में समझाई। उन्होंने कहा कि फादर से जो स्पर्म सेल्स आते हैं और मदर से जो एग सेल आता है, इन दोनों के न्यूक्लियर मटेरियल में क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन फीड होती है। मदर से कुछ इंफॉर्मेशन, फादर से कुछ इंफॉर्मेशन, और जब इनका, और ये कैसे स्टेट में होते हैं, हैप्लॉइड स्टेट में होते हैं। हैप्लॉइड स्टेट मतलब एंड फॉर्म में होते हैं। इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, देखिए टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 44 जो है क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और इसमें जो है बाकी के जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए एक ह्यूमन में। इसमें क्या होता है कि जो 43 इसमें क्या होंगे कि जो 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक, वो कहाँ से आएंगे, मदर से आएंगे। और 23 जो है वो फादर से आएंगे, 23 मदर से, 23 फादर से। और जब ये दोनों 23 मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स बनाएंगे ऑफस्प्रिंग में, ठीक। तो हैप्लॉइड कहने का मतलब ये है कि हम में, ह्यूमंस में टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जब हम इनको आधा आधा बांट देते हैं तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को अगर हम आधा आधा करेंगे तो क्या होगा, 23 क्रोमोसोम एक साइड और 23 क्रोमोसोम्स एक साइड हो जाएंगे। तो 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं। जब ये दोनों सेल्स, एग सेल्स और स्पर्म सेल दोनों मिलते हैं तो क्या होता है कि टोटल 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम वापस से रिवाइव हो जाते हैं, यानी कि डिप्लॉयड स्टेट में आ जाते हैं। पेयर में है यानी कि डिप्लॉयड स्टेट, पेयर में नहीं है तो इसका मतलब हैप्लॉयड स्टेट, एक तरीके से आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो डिप्लॉयड स्टेट में क्या आ गया, आप प्रोजेनी में आ गया। तो मदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल था जिसमें इंफॉर्मेशन थी, फादर का जो न्यूक्लियर मटेरियल था जिसमें इंफॉर्मेशन थी, दोनों मिले और प्रोजेनी में क्या आ गया, न्यूक्लियर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो न्यूक्लियर मटेरियल प्रोजेनी में आ गया और वो इंफॉर्मेशन पास ऑन हो गई न्यू प्रोजेनी में। इस तरीके से क्या होते हैं, इन्होंने कहा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कि इस तरीके से जो है हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स हैं वो आते हैं प्रोजेनी में, और कहाँ होते हैं, स्पर्म्स में और एग सेल्स में होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स। इन्होंने बोला कि जैसे मेंडल ने कहा था कि जीन्स पेयर में होते हैं हमेशा, उसी तरीके से इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल हमारे शरीर में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ये 46 क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में होते हैं। तो कितने हो गए टोटल, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनमें कि 22 ऑटोसोम्स होते हैं और जो बाकी के बचे एक पेयर, वो पेयर क्या होता है, 6 क्रोमोसोम्स वाला होता है। नेक्स्ट क्या है, द 2 alleles ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्या होता है, होमो वर्ड का मतलब मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। लोगस यहाँ पर वर्ड जो हो रहा है वो एक तरीके से लोकेशन, आप एक तरीके से समझ लीजिए। तो होमोलोगस साइट या जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। ये जो ऑटोसोम्स होते हैं ये पेयर में है, ठीक। तो मान लीजिए क्रोमोसोम 1 है हमारे पास, तो क्रोमोसोम 1 जो है ये और ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये क्या होंगे, हमेशा एक पैर में होंगे और एक जैसे होंगे, होमोलोगस होंगे। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, इनमें जो जीन का पैर होगा वो होमोलोगस साइड पे ही होगा, यानी कि
ये दोनों ही क्रोमोसोम 1 है। इसमें अगर मान लीजिए कि एक हाइट का जीन है, ठीक, तो हाइट का जीन अगर इस क्रोमोसोम में इस वाली जगह पर लोकेटेड है, तो इस वाले क्रोमोसोम में एक पैर की बात हो रही है यहाँ पे, एक पैर में अगर कोई जीन है, मान लीजिए हाइट के लिए कोई जीन है, तो वो अगर पहले वाले जो क्रोमोसोम है उसमें अगर यहाँ पर लोकेटेड है, तो दूसरे वाले क्रोमोसोम पर भी सेम जगह पर लोकेटेड होगा। ये इन्होंने इस थ्योरी में बोला कि अगर दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस माने एक जैसे क्रोमोसोम्स दोनों के दोनों, अगर उनमें कोई जीन है, जीन का अब पैर में है दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो इनमें जो जीन्स होंगे वो भी पैर में होंगे, तो वो जो पैर में जीन्स है वो सेम साइट पर, सेम जगह पर, सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होंगे दोनों ही क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि द टू अलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड, नेक्स्ट इन्होंने बोला और लास्ट इन्होंने ये बोला कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स synap during meiosis and get separated to pass on different cells. This is the basis for the segregation and independent assortment. क्या होगा देखिए, हमने क्या बोला कि सेल डिवीजन की दो तरीके होते हैं, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोसिस को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इसमें क्या होता है कि एक सेल है और वो दो हिस्सों में टूट गया, इसमें भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी उतने ही क्रोमोसोम सेम होंगे, ठीक। इसमें अगर ये डिप्लॉयड स्टेट में है तो ये भी डिप्लॉयड स्टेट में ही होगा। माइटोसिस में ऐसा होता है। मियोसिस जो दूसरी सेल डिवीजन की टाइप है वो क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन अगर उसका नाम है तो इसका मतलब क्या होगा कि क्रोमोसोम का नंबर इसमें रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या होता है कि मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं, एक सेल के 4 सेल बनते हैं और उन चारों सेल्स में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पैर में क्रोमोसोम्स नहीं होते, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें बट जाते हैं, ऐसा होता है। तो मियोसिस के दौरान ये कह रहे हैं कि जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये ठीक एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम, तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये सिनैप हो जाते हैं मियोसिस के दौरान। देखिए कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। मियोसिस के दौरान क्या होगा कि ये वाला जो क्रोमोसोम है वो एक सेल में चला जाएगा और ये वाला जो क्रोमोसोम है ये एक सेल में चला जाएगा, यानी कि इसमें जो जीन्स प्रेजेंट होंगे या इसमें जो अलील्स प्रेजेंट होंगे वो इस सेल में चले गए और इसमें जो अलील प्रेजेंट होंगे वो इस सेल में चले गए। मान लीजिए इसके यहाँ पे हाइट का था और वो था कैपिटल T, और इसमें जो है वो भी हाइट का ही होगा, मैंने क्योंकि इसमें पहले भी बताया था कि सेम साइट पर सेम जीन का सेम कैरेक्टर का जो है जीन प्रेजेंट होगा एक क्रोमोसोम में। और यहाँ पर मान लीजिए स्मॉल टी है, तो इस वाले में कैपिटल T गया और इस वाले में स्मॉल t गया है, इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट इज़ द बेसिस फॉर द सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखा था कि राउंड येलो सीड्स लिए थे हमने और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स लिए थे। F2 जनरेशन में जब हमने देखा तो क्या देखा कि राउंड ग्रीन सीड्स भी हमको मिल रहे हैं और रिंकल्ड येलो सीड्स भी मिल रहे हैं। तो वो कैसे हो रहा था, वो ऐसे ही हो रहा था कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे इसमें जो है, इसमें मान लीजिए यहाँ पर R था और इसमें जो है इसमें भी R ही समझ लीजिए, और ये वाला जो क्रोमोसोम है इसमें क्या है, मान लीजिए इसमें था ग्रीन के लिए स्मॉल y और इसमें क्या था ग्रीन के लिए स्मॉल y। ये एक और सेल में चला गया स्मॉल y और ये एक और सेल में चला गया स्मॉल y। यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों गए एक प्रोजेनी में, ये दोनों गए एक प्रोजेनी में, और क्या हुआ, हमको एक ही तरीके का अलग अलग तरीके के सीड मिले। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता था कि अलग अलग हो जाते हैं, ठीक जैसे उसमें हुआ था जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, उसमें हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा कि कभी भी वो ब्लेंड नहीं करते, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हमको मिला, लेकिन F2 जनरेशन में हमको
कैपिटल टी भी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला और स्मॉल टी भी मिला। तो क्या हुआ, अलग अलग हुए, सेग्रीगेट हुए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो बेसिस है वो यही है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर अलग अलग सेल में चले जाते हैं। यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कैसा हो गया कि राउंड का मान लीजिए एक में था और येलो का मान लीजिए ग्रीन का मान लीजिए एक में था, ठीक। तो ये राउंड वाला अलग सेल में गया, ये ग्रीन वाला अलग सेल में गया, दोनों जो है फ्यूज हुए वो दो सेल और उसमें हमको क्या मिल गया, राउंड ग्रीन सीड मिल गया। तो इस तरीके से क्या चलती है हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हमको कहती है कि जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो न्यूक्लियर मटेरियल में है और न्यूक्लियर मटेरियल के द्वारा ही जो है एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में इंफॉर्मेशन या फिर कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। ये कहती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका पूरा बेसिस क्या है, क्रोमोसोम्स है। अब हमने जो थ्योरी पढ़ी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसको प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली एक बायोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और क्या प्रूफ की, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए वो एक ऑर्गेनिज्म पे किए जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, जिसको हम कॉमनली फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं और फ्रूट फ्लाई को क्वीन ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज होती है फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई को चुनने का कारण क्या था थॉमस हंट मॉर्गन का, एक इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, सबसे मुख्य कारण यही है कि इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। दूसरा, इनमें जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है वो सेम होता है ह्यूमंस के। ह्यूमंस में क्या होता है, फीमेल के लिए XX क्रोमोसोम होता है, मेल के लिए XY क्रोमोसोम होता है। सेम जो है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में भी होता है। ये कुछ कारण थे जिस वजह से थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर को चुना। अब दूसरा, इनका जो प्रोजेनी होती है, यानी कि एक फ्रूट फ्लाई बहुत सारे जो है बच्चों को जन्म देती है, तो इस वजह से भी इन्होंने जो है इसको चुना ताकि उनको एक साथ बहुत अच्छे जो है रिजल्ट्स देखने को मिल जाए, तो इसलिए उन्होंने ये जो है फ्रूट फ्लाई को चुना। अब जब ये इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे थे ड्रोसोफिला में, तो इन्होंने एक नई चीज़ खोजी। इन्होंने देखा कि एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पर जो मेंडल का जो लॉ दिया था उन्होंने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, हमेशा क्या होगा, ये जो भी जीन्स है, जो भी एलील्स है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, यानी कि राउंड ग्रीन सीड भी हमको मिला, हमें रिंकल्ड येलो सीड भी मिला। तो उन्होंने कहा ये हमेशा होगा कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। लेकिन थॉमस हंट मॉर्गन ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि कितनी ही प्रोजेनी हमने कर दी है फिर भी वो जीन्स अलग अलग नहीं हो रहे हैं, वो जीन्स हमेशा साथ में रह रहे हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को नाम दिया लिंकेज। लिंकेज वर्ड का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, लिंक करना, एक साथ लिंक्ड है जो। तो कुछ जीन्स क्या होते हैं, देखिए, मान लीजिए एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे जीन्स होंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही जीन होगा एक क्रोमोसोम में, बहुत सारे जीन्स से मिलकर क्रोमोसोम बना हुआ होता है। तो दो, जैसे मान लीजिए दो जीन्स हैं, ये दोनों जो है बहुत क्लोज है एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा क्लोज। तो उन्होंने क्या देखा कि जो दो जीन्स बहुत ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के क्रोमोसोम में, वो कभी भी किसी भी प्रोजेनी में जो है अलग अलग नहीं हो रहे, यानी कि इनका रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा अटूट है, कोई तोड़ नहीं सकता, ये भाई भाई है। ये कहते हैं कि हम अलग होंगे ही नहीं। तो कुछ भी हो जाए, कितनी ही जो है प्रोजेनी चली गई, लेकिन ये जो जीन्स हैं ये अलग नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने इनको नाम दिया लिंक्ड जीन्स और इस प्रोसेस को नाम दिया लिंकेज। तो क्या होता है, लिंकेज इज द फिनोमेना ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस in which genes of a particular chromosome show their
टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर, यानी कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि एक दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं है, वो हमेशा साथ में ही रहेंगे। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को उन्होंने नाम दिया लिंकेज। नेक्स्ट उन्होंने इस चीज, एक और जो है चीज दी, वो दी रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है दोबारा से, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, यानी कि कोई चीज दोबारा से कंबाइन करेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए एक पेरेंट है, फादर में क्या है, येलो कलर के विंग्स हैं और ब्लू कलर की आईज है। ये मैं ड्रोसोफिला मेलोनोगास्टर के केस में कह रही हूँ। और जो मदर है उसके विंग्स जो है वो ट्रांसपेरेंट है, और आईज जो है वो रेड आईज है। मान लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं कि होता ही हो, ये मान लीजिए कि फादर में जो है वो येलो विंग्स है और ब्लू आईज है, मदर में ट्रांसपेरेंट विंग्स है और रेड आईज है। यही चला आ रहा है। मान लीजिए इनकी एक ऐसी प्रोजेनी हो जाती है कि जिसके येलो विंग्स है और रेड आईज है, इनकी एक प्रोजेनी के। तो ये जो नया कैरेक्टर आया, ये एकदम नया कैरेक्टर है, यानी कि पेरेंट्स के कुछ जो ये ऑलरेडी कंबाइंड कुछ कैरेक्टर्स थे, ये दोबारा से कंबाइन हुए और प्रोजेनी में एक नया जो है कैरेक्टर आ गया, जो कि क्या है, येलो विंग्स और रेड आईज। तो प्रोजेनी में एक नया कैरेक्टर आया, रिकॉम्बाइन हुए कैरेक्टर्स। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। इट इज द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, यानी कि जीन्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि नॉन पेरेंटल हो। नॉन पेरेंटल मीन्स दोनों ही पेरेंट्स से जो मैच ना करता हो, जैसे कि हमने उसमें देखा था डाई हाइब्रिड क्रॉस में। उसमें क्या हुआ था, राउंड येलो सीड्स थे, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स थे, लेकिन प्रोजेनी में हमको राउंड ग्रीन सीड्स भी मिले और रिंकल्ड येलो सीड्स भी मिले। ये क्या थे, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। तो इसी को ही उन्होंने नाम दिया क्या, रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है कि L इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे L वर्ड का मतलब है लिंकेज और R का मतलब है रिकॉम्बिनेशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर जीन्स के बीच में लिंकेज ज़्यादा होगा, यानी कि दो जीन्स पास पास होंगे, तो रिकॉम्बिनेशन होने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, यानी कि रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। लिंकेज ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। जीन्स अगर लिंक्ड ज़्यादा हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कम है, दूरी कम है, और वो जो है दो भाई भाई हैं, वो अलग होने को तैयार नहीं है, तो रिकॉम्बिनेशन होने की फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाती है। अगर यहीं पर उल्टा कर दिया जाए, लिंकेज कम है, मान लीजिए एक क्रोमोसोम हमने लिया, इसमें एक जीन यहाँ पर है, इसको ए नाम दे दीजिए, और एक जीन यहाँ पर है, इसको बी नाम दे दीजिए। तो चांसेस हैं कि यहाँ पर जो है ये दोनों अलग अलग हो जाए, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूरी बहुत ज़्यादा है। तो वो कहते हैं कि अगर ये बी चला भी, ए कहता है कि अगर ये बी चला भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बी कहता है कि अगर ए चला भी जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। लिंकेज अगर कम है तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जितना कम लिंकेज होगा उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही वही है, अगर ये हाई होगा तो ये लो होगा, ये लो होगा तो ये हाई होगा। अब मान लीजिए दो जीन्स हैं, ए जीन ये है, बी जीन ये है, दोनों के बीच के डिस्टेंस बहुत कम है। अब ए यहाँ पर कह रहा है कि मैं इसको छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, बी कह रहा है मैं इसको छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। तो जहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में दूरी कम होगी, डिस्टेंस कम होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होने के चांस बहुत कम है। होगा पर वो बहुत सारी प्रोजेनीज के बाद होगा, लेकिन चांसेस फिर भी बहुत कम है।
इसी तरीके से एल्फ्रेड स्टर्टवेंट जो कि थॉमस हंट मॉर्गन के ही एक स्टूडेंट थे, इन्होंने क्या किया, ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके, यानी कि इन्होंने क्या किया, जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर थे तो मेल लिया फीमेल लिया, दोनों को क्रॉस करवाया, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स को प्रोजेनी में देखा। इस तरीके से उन्होंने रिकॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्या किए, रिजल्ट्स निकाले। तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी देखी, कितना बार रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कितने बार रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली, एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन मिला, इन सबको एक साथ इंक्लूड करके, एक साथ डाल के इन्होंने क्या बनाया, एक मैप बनाया जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मैप। और ये जेनेटिक मैप अभी तक यूज़ होता है। जब भी हम जेनेटिक्स से रिलेटेड कोई भी रिसर्च करते हैं तो अभी तक ये जेनेटिक मैप्स यूज़ होते हैं। इसके लिए इन्होंने अलग अलग फार्मूलाज दिए थे, वो अभी नहीं है, हाई लेवल्स पे है। तो एल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल हमको दिया, जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने निकाली ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर इन्होंने ये भी देखा कि कौन सा जीन कितना लिंक्ड है। मान लीजिए कि येलो कलर का जीन इधर था, रेड का इधर था, तो इसके बीच में इन्होंने फ्रीक्वेंसीज देखी और उसके बेसिस पर इन्होंने जेनेटिक मैप बनाया और जीन्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया। जीन्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज होती है जिसको हम बोलते हैं सीएम, ये सेंटीमीटर नहीं है, इट्स कॉल्ड सेंटीमॉर्गन। और या फिर इसकी थोड़ी बड़ी एक फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं मॉर्गन्स। मॉर्गन्स में बहुत कम यूज़ होती है, ज़्यादातर सेंटीमॉर्गन्स में ही यूज़ होती है, क्योंकि जीन्स के बीच की डिस्टेंस बहुत, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो है डिस्टेंस है, वो वैसी नहीं है जो हमको सीधी आंखों से दिख जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेंटीमॉर्गन जो है यूनिट यूज़ करते हैं। सेंटीमॉर्गन क्यों किया, क्योंकि एल्फ्रेड स्टर्टवेंट क्या थे, थॉमस हंट मॉर्गन के स्टूडेंट्स थे।